Hello students, today we start civics 5th chapter जुडिशरी न्यायपालिका। जैसा कि हम कई बार न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, टीवी में देखते हैं कि किस तरीके से जो कोर्ट्स हैं वो अपना काम करती हैं। इसके अलावा भी हमने कोर्ट्स की क्यों ज़रूरत है, न्यायपालिका की क्यों ज़रूरत है, इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा था। लॉ अप्लाइज इक्वली टू ऑल पर्सन एंड दैट अ सर्टेन सेट ऑफ फिक्स्ड procedures need to be followed when a law is violated। जो कानून है वो सबके लिए बराबर है और एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है जबकि कानून का उल्लंघन होता है। वायलेटेड मतलब उल्लंघन होना। एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है कि जब कानून का उल्लंघन होता है। टू एनफोर्स द रूल ऑफ लॉ को लागू करने के लिए वी हैव अ जुडिशियल सिस्टम, और हमारे पास क्या है, न्यायपालिका का सिस्टम है, न्याय का सिस्टम है। दैट कंसिस्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट्स दैट अ सिटीजन कैन अप्रोच व्हेन ए लॉ इज वायलेटेड, और जिसमें कि एक तंत्र बना हुआ है, एक मैकेनिज्म है कोर्ट का कि सिटीजन्स कोर्ट तक पहुंच सकते हैं कि जब उनके किसी कानून का उल्लंघन हो रहा होता है। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है और इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। द जुडिशरी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है हमारी डेमोक्रेसी में। ओके, व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी? तो उनका क्या रोल है, कौन से महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं? कोर्ट्स टेक डिसीजन ऑन वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज़। कोर्ट्स जो है, न्यायालय जो है, अदालतें जो हैं, वो बहुत सारे इश्यूज़ पर अपने डिसीजंस लेती है, अपने निर्णय लेती है। द वर्क दैट द जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग। फर्स्ट, डिस्प्यूट रिसोल्यूशन, विवादों का निपटारा करना। द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर द रीसॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन citizens and the government, between two state government and between the center and state government। मतलब कोई भी विवाद हुआ, चाहे नागरिक से नागरिकों के बीच में हुआ, चाहे नागरिक और गवर्नमेंट के सरकार के बीच में हो, या दो सरकारों के बीच में हो, दो राज्यों के बीच में की सरकारों के बीच में, तो किसी भी तरह का विवाद है उसका जो निपटारा करना है, उसका जो सोल्यूशन करना है, वो हमारा जुडिशियल सिस्टम, हमारी न्यायिक व्यवस्था करती है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है न्यायिक समीक्षा। एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशरी ऑल्सो हैज़ अ पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉ passed by the parliament if it believes that these are violation of basic structure of the constitution। This is called judicial review। judicial review क्या होता है, न्यायिक समीक्षा क्या होता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे कई अधिकार दे रखे हैं, और अगर हमारी न्यायपालिका को या हमारे न्यायिक सिस्टम को ये लगता है कि कोई लॉ ऐसा पास कर दिया गया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो वो उसको रद्द कर सकती है, उसको हटा सकती है। और उनका मानना है कि पार्लियामेंट इफ इट बिलीव्स दैट दीज आर वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हम बेसिक कह सकते हैं, कानून की जो व्यवस्था है संविधान में, उसका अगर वायलेशन होता है, उसका उल्लंघन होता है, तो वो उस कानून को रद्द कर सकते हैं। यही हमारा जुडिशियल रिव्यू है। तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, कानून को की रक्षा करना और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन करना। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोचेज द Supreme Court or the High Court if they believe that their fundamental rights have been violated। कोई भी नागरिक, प्रत्येक नागरिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है अगर उसे ये लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके जो फंडामेंटल राइट्स है उसको वो पालन करने नहीं कर पा रहा है, कोई उसके फंडामेंटल राइट्स को पालन करने से रोक रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है।
जैसा कि यहाँ पर एक केस का उदाहरण भी दिया हुआ है जो कि क्लास 7 की बुक में था कि एक का एक्सीडेंट हो जाता है, एक खेतिहर का, किसान का, वो चलती ट्रेन से गिरकर घायल हो जाता है। जब कई अस्पतालों ने उसका इलाज करने से इनकार कर दिया तो उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। इसी मामले की जब सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में ने ये फैसला दिया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है। आर्टिकल विच प्रोवाइड्स एवरी सिटीजन द फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ। हमारा आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार दिया, एंड इंक्लूड्स द राइट टू हेल्थ, और उसी में अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार भी दिया गया है। इट देयरफॉर डायरेक्टेड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू पे हिम कंपनसेशन, और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को क्या दिया गया? कंपनसेशन। मतलब यहाँ क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट वो हॉस्पिटल्स में गया तो हॉस्पिटल्स ने उसका इलाज करने से मना कर दिया, तो उसके जीवन जीने का अधिकार और अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार दोनों का ही हनन हो रहा था, दोनों का ही उल्लंघन हो रहा था। तो उसने केस किया और सरकार ने, जो न्यायपालिका है हमारे, उसने उसको कंपनसेशन देने की व्यवस्था कराई, मतलब उसको मुआवजा दिलाया, और सरकार को ये आदेश भी दिया कि प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करे और आपात स्थितियों में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाए। व्हाट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी? अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, इसको देखने के लिए इमेजिन अ सिचुएशन, एक सिचुएशन को आपको इमेजिन करना है, विच ए पावरफुल पॉलिटिशियन हैज़ एनक्रोच्ड ऑन लैंड बिलोंगिंग टू योर फैमिली। एनक्रोच्ड का मतलब होता है अतिक्रमण कर लेना। तो अगर आप ये इमेजिन करो कि एक पॉलिटिशियन ने, एक व्यक्ति ने आपकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। विद इन दिस जुडिशियल सिस्टम द पॉलिटिशियन हैज़ द पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस द जज फ्रॉम हिज ऑफिस। अगर जुडिशियल सिस्टम में ऐसा होता, हमने पहले ही कहा इमेजिन, तो अगर ऐसा होता कि पॉलिटिशियन के पास ये पावर होते कि वो जजेस को अपॉइंट कर सकता है और उनको उनकी पोस्ट से हटा सकता है, व्हेन यू टेक दिस केस टू द कोर्ट, तो क्या ऐसी स्थिति में हम अपने केस को कोर्ट में ले जाते? नहीं ले जाते। ऑब्वियस ही बात है कि हमें पता है कि जज क्या होगा, द जज इज क्लियरली पार्शियल टू द पॉलिटिशियन, कि जो जज है वो सीधी सी बात है पॉलिटिशियन के पक्ष में ही जो अपना फैसला सुनाएगा। तो हम कोर्ट जाते ही नहीं। हमें पता है कि अगर जब हमें कभी पता होता ना कि ये व्यक्ति इसके पक्ष में बोलेगा तो हम उसके पास अपनी बात लेकर ही नहीं जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर होती। द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियन होल्ड्स ओवर द जजेस डज नॉट अलाउ फॉर द जज टू टेक अन इंडिपेंडेंट डिसीजन। और जो पॉलिटिशियन का ये कंट्रोल है वो जज को इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र निर्णय लेने में नहीं लेने देता, क्योंकि उसका कंट्रोल है उसके ऊपर कि वो उसको वहाँ से हटा सकता है, वो उसको वहाँ पे अपॉइंट कर सकता है, किसी और को अपॉइंट कर सकता है। तो वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेते, स्वतंत्र निर्णय नहीं लेते। दिस लैक्स ऑफ इंडिपेंडेंस वुड फोर्स द जज टू मेक ऑल जजमेंट्स इन द फेवर ऑफ पॉलिटिशियन। और इस तरीके की अगर इस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का अभाव होता तो जजेस कभी भी अपना जजमेंट जो अपना दूसरे के पक्ष में नहीं लगते, हमेशा पॉलिटिशियन के पक्ष में ही देते। ऑल द वी ऑफन हियर ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल इन इंडिया ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द जुडिशियल प्रोसेस। कई बार हमने सुना भी है कि रिच और पावरफुल पीपल जो है वो जुडिशियल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस, प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द काइंड्स ऑफ सिचुएशन बाय प्रोवाइडिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। हमारा जो भारतीय संविधान है वो इस तरह की किसी भी सिचुएशन से का कह सकते हैं कि साथ नहीं देता है, और वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी प्रोवाइड कराता है। किस तरह की सिचुएशन की पॉलिटिशियंस के पास ये अधिकार हो कि जजेस को अपॉइंट कर सके या उसको डिसमिस कर सके। तो यहाँ पर फ्री एंड फेयर जजमेंट के लिए ये ज़रूरी है, फ्री एंड फेयर जजमेंट के लिए ज़रूरी है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो। वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज द सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जहाँ पर पढ़ा था कि पावर का सेपरेशन है, 3 पार्ट्स में बटा हुआ है कि लेजिस्लेचर जिसके पास ये अधिकार है कि वो कानून बनाए, एग्जीक्यूटिव जिसके पास ये अधिकार है कि बनाए गए कानून की पालना करवाए, लागू करवाए, और
तीसरा जो पार्ट है जुडिशरी, वो ये देखे कि जो कानून की पालना हो रही है वो सही से हो रही है या नहीं हो रही है, और जो कानून बनाया गया वो लोगों के फ़ायदे के लिए है या नहीं है। तो इन सब का अलग अलग काम है। Then what is this means here, that other branches of the government, the legislature and the executive cannot interfere in the work of judiciary. इसलिए legislature और executive किसी भी तरीके से judiciary के काम में interfere नहीं करते हैं. The courts cannot under the government and do not act on the behalf, on their behalf. इसलिए कोर्ट इनके अंडर में नहीं है और गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, और वो उनके बिहाफ पे काम भी नहीं करते। वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक स्वतंत्र बॉडी है जो कि अपने अनुसार ही काम करती है। तो पहला पॉइंट हो गया फ्री एंड फेयर डिसीजंस के लिए ये ज़रूरी है कि जुडिशरी जो वो इंडिपेंडेंट हो। दूसरा कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी हमारे सेपरेशन ऑफ पावर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मतलब कि उनके पास वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम नहीं करेगी। फॉर द अबाउ सेपरेशन ऑफ वर्क, वेल it is also crucial that all judges in the high court as well as the supreme court are appointed with the very little interference from these other branches of the government. इस सेपरेशन ऑफ पावर के कारण ही जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। बहुत थोड़ा इंटरफेरेंस होता है इन ब्रांचेस का। जो चीफ जजेस होते हैं वो प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं, तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का इसमें कोई रोल नहीं होता है। थोड़ा बहुत कुछ लिटिल बिट रहता है। वंस अपॉइंटेड टू दिस ऑफिस इट ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव द जज। और एक बार उनको अपॉइंट कर दिया जाता है तो उनको वहाँ से हटाना भी मुश्किल होता है। वो ईजीली नहीं हटाए जा सकते हैं, उनके पूरा प्रोसेस होता है जजेस को हटाने का भी। इट इज़ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी दैट अलाउ दैट the courts to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and executive. इसी के साथ ये independent judiciary ही है, ये एक स्वतंत्र न्यायपालिका ही है जो कोर्ट को ये अलाउ करती है, एक सेंट्रल रोल प्ले करती है कोर्ट्स, जिसमें कि ये उनके पास अधिकार होता है कि वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पर ध्यान रखे कि वो अपने पावर का मिसयूज़ ना करे। इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स because anyone can approach the courts if they believe that their rights have been violated. और ये उसमें भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है, जहाँ उन लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में भी इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। अगर किसी को लगता है कि उनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, का उल्लंघन हो रहा है, उनको पालन करने से मना किया जा रहा है, तो वो कोर्ट पे जा सकते हैं। तो अगर ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होगी तो ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होगी। अगर पॉलिटिशियंस का इसमें बहुत बड़ा रोल होगा तो जुडिशरी इंडिपेंडेंस रूप से, स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएगी और न्याय जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं होगा, सही नहीं होगा और बिना डर के नहीं हो पाएगा। वॉट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट इन इंडिया? What is the structure of courts in India? अदालतों का जो संरचना है वो कैसी है? तो हम सभी जानते हैं कि 3 स्टेजेस पे हमारी कोर्ट्स होती है। लोअर लेवल पे हाई कोर्ट और उसके बाद होती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एपेक्स कोर्ट है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय है। लोअर कोर्ट जो होती है वो हर डिस्ट्रिक्ट पे या तहसील पे या जो कह सकते हैं हम इसके मैनी काइंड्स ऑफ टाउन्स में भी होती हैं। देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ द कोर्ट इन आवर कंट्री। देयर आर सर्वर कोर्ट्स एट द लोअर लेवल वाइल देयर इज ओनली वन एट द एपेक्स लेवल। सिर्फ इस पे एक ही होती है, एपेक्स लेवल पे, मतलब सर्वोच्च लेवल पे एक ही होती है। द कोर्ट्स दैट मोस्ट पीपल इंटरेक्ट विद आर व्हाट आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। जिस पर सबसे ज़्यादा लोग इंटरेक्ट होते हैं, ज़्यादातर लोग अपने ताल्लुक़ रखते हैं, वो है सब ऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्योंकि कोई भी मामला होता है वो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सब ऑर्डिनेट कोर्ट में ही जाता है। दीज आर यूजुअली एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल और इन द टाउन्स एंड दे हियर मैनी काइंड्स ऑफ केसेस। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट्स एंड दैट आर प्रिसाइड्स ओवर बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज। और इस डिस्ट्रिक्ट्स पे जो कोर्ट्स होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट जज उनके जो जजेस होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है। ईच स्टेट हैज़ ए
हाई कोर्ट विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन द स्टेट। हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है जो कि स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट होता है। एट द टॉप ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट इज़ द लोकेटेड इन न्यू दिल्ली एंड इट इज़ प्रिसाइड ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट जो कि दिल्ली में है वो सबसे बड़ा कोर्ट है, सर्वोच्च कोर्ट है, और इसके जो अध्यक्षता करते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। द डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया। और जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेता है वो सभी कोर्ट्स को मानना ज़रूरी होता है इंडिया में। आर दिस डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर? क्या ये तीनों लेवल के जो कोर्ट्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है? हाँ, ये कनेक्टेड है, दे आर। इन इंडिया वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इंटीग्रेटेड मतलब एक संगठित जुडिशियल सिस्टम है, मीनिंग दैट द डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट। तो जो डिसीजन हायर कोर्ट ने लिया है उसको मानना लोअर कोर्ट को मानना ज़रूरी होगा, वो डिसीजन लोअर कोर्ट को मानना ज़रूरी होगा। अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस इंट्रीगेशन इज थ्रू द अपीलिएट सिस्टम। और इसको समझने के लिए एक अपीलिएट सिस्टम है, अपील करने का जो सिस्टम है एग्जिस्ट इन इंडिया। दिस मीन्स दैट अ पर्सन कैन अपील टू द हायर कोर्ट इफ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट। एक तो हमने देखा कि इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या होता है कि जो हायर कोर्ट ने जजमेंट दिया है उसको लोअर कोर्ट को मानना होगा। दूसरा ही अपीलिएट सिस्टम होता है जो इस इंटीग्रेटेड को, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति लोअर कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं है तो वो उससे ऊपर वाली कोर्ट में अपनी मुकदमे की अपील कर सकता है या उसकी सुनवाई की अपील कर सकता है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट मीन बाय द अपीलेट सिस्टम। अपीलेट सिस्टम को समझने के लिए हम एक केस को देखेंगे जो कि था स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। ये केस है जो कि दिल्ली की सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन और लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स के खिलाफ था। फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। ये कोर्ट में किस तरीके से चला, एक निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। इन February 1980 लक्ष्मण कुमार मैरिड 20-year-old सुधा गोयल and they lived in a flat in Delhi with the Lakshman's brother and their family. On December 1980, Sudha died in hospital due to the burns. 80 में शादी हुई फरवरी में और दिसंबर में उसकी डेथ हो जाती है जलने से। Her family filed a case in court. कोर्ट में फैमिली केस फाइल करती है। When this case was heard in the trial court, 4 of her neighbors were called एज ए विटनेस। जब इसको ट्रायल कोर्ट में चलाया जाता है तो इसके जो 4 नेबर्स हैं वो गवाह के रूप में वहाँ पर होते हैं। दे स्टेटेड, और उन्होंने कहा दैट ऑन द नाइट ऑफ December 1 दे हैड हियर्ड सुधा स्क्रीम्स। उन्होंने 1 दिसंबर की रात को सुधा की चीखें सुनी। स्क्रीम का मतलब चीखें। एंड हैड फोर्स देयर वे इनटू लक्ष्मण फ्लैट, और वो ज़बरदस्ती लक्ष्मण के घर में घुस जाते हैं। There they saw Sudha standing with her साड़ी in flames. उन्होंने वहाँ देखा कि सुधा जो है वो आग में जल रही है। They extinguished, उन्होंने आग बुझाई और wrapped सुधा in the gunny bag and blanket. उन्होंने बोरी से और ब्लैंकेट से उसको कवर अप कर लिया। सुधा टोल्ड देम, और सुधा ने उनको बताया कि उसकी मदर इन लॉ ने तो उस पर कैरोसिन डाला और उसके जो हस्बैंड है उसने फायर लगाई। ड्यूरिंग द ट्रायल मुकदमे के टाइम पे ट्रायल, मेंबर ऑफ द सुधास फैमिली एंड द नेबर्स स्टेटेड दैट सुधा हैड बीन सब्जेक्टेड टू टॉर्चर बाय हर इन लॉज एंड दैट they were demanding more cash, a scooter and a fridge on the birth of the first child. उन्होंने बताया मुकदमे के दौरान लोगों, सुधा की फैमिली ने और नेबर्स ने कहा कि सुधा जो थी उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। उनके इन लॉज जो थे वो ज़्यादा कैश, स्कूटर और फ्रिज की डिमांड कर रहे थे फर्स्ट चाइल्ड के बर्थ के टाइम पे। एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस, लक्ष्मण एंड हिज मदर स्टेटेड दैट सुधा साड़ी हैड एक्सीडेंटली कॉट फायर वाइल शी वॉज हीटिंग मिल्क। लेकिन दूसरी तरफ से जो लक्ष्मण और उसकी फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने क्या कहा कि सुधा एक्सीडेंटली उसको आग में लपेटों में आ गई थी या जल गई थी जब वो दूध गर्म कर रही थी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड अनदर एविडेंस,
इस आधार पर और दूसरे जो एविडेंस थे, गवाह जो थे, सबूत जो थे, द ट्राई कोर्ट कन्विक्टेड Lakshman, his mother Shakuntala, and his brother-in-law Subhash Chandra and sentenced all three of them to death. ट्रायल कोर्ट ने ये सब सबूत देखे, सारी बातें सुनी, गवाहों की बातें सुनी और उसके बाद जो लक्ष्मण है, उसकी मदर है और उसके ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र जो थे उनको कन्विक्टेड मतलब अपराधी ठहराया और उनको क्या सज़ा दी, सेंटेंस्ड ऑल 3 ऑफ देम टू डेथ और उनको मौत की सज़ा सुनाई। तो ट्रायल कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि तीनों को ही मौत की सज़ा सुनाई। अब इससे जो अक्यूज थे, अभियुक्त जो थे, आरोपी जो थे वो खुश नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, अपील की हायर कोर्ट में। इन नवंबर 1983 द 3 अक्यूज मतलब अभियुक्त या आरोपी वेंट टू द हाई कोर्ट टू अपील अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ द ट्रायल कोर्ट। वर्डिक्ट मतलब निर्णय, ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ उन लोगों ने अपील की। द हाई कोर्ट आफ्टर हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द लॉयर डिसाइडेड दैट सुधा हैड डाइड ड्यू टू द एक्सीडेंटल फायर कॉज्ड बाय द केरोसिन स्टोव। लक्ष्मण, शकुंतला एंड सुभाष चंद्र वर एक्विटेड और एक्वायर्ड बरी करना। तो उन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, उन तीनों को ही बरी कर दिया, निर्दोष साबित कर दिया और उनको अपराध मुक्त कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने डिसीजन लिया, तीनों को ही मौत की सज़ा सुनाई। फिर उन्होंने अपील की हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। अब क्या हुआ, जब ये डिसीजन आया हाई कोर्ट का, तो उस टाइम में जो वुमेन्स ग्रुप्स थे अक्रॉस द कंट्री स्पोक अबाउट द डॉवरी डेथ्स। They protest against the failure of court to bring these cases to justice. पूरे कंट्री में जो वुमेन्स ग्रुप थी वो डाउरी डेथ के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे या फिर यूँ कह सकते हैं प्रदर्शन कर रहे थे और वो सब इस डिसीजंस के खिलाफ थे। The above High Court judgment deeply troubled women and they held demonstration and filed a separate appeal against the High Court decision in the Supreme Court through the Indian Federation of Women Lawyers. अब जब उन्होंने ये हाई कोर्ट का डिसीजन सुना तो वो काफ़ी परेशान हो गई और उन्होंने सब तरफ डेमोस्ट्रेशन प्रदर्शन करना शुरू किया और एक सेपरेट अपील, उन्होंने एक अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट में और वो अपील दायर की थी द इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स ने। तो यहाँ फिर एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है इन दिस केस कि किसने अपील की थी, तो द इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स ने। अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया इन 1985 में, 80 से चल रहा है 85 हो गया, द सुप्रीम कोर्ट हियर्ड दिस अपील अगेंस्ट द एक्विटल ऑफ लक्ष्मण एंड 2 मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। 85 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई शुरू की अगेंस्ट द एक्वेरल, जिनको बरी कर दिया गया था, दोष मुक्त कर दिया गया था लक्ष्मण और उसके 2 फैमिली मेंबर्स के उनके खिलाफ। द सुप्रीम कोर्ट हियर्ड द आर्ग्यूमेंट ऑफ द लॉयर्स एंड रीच अ डिसीजन दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द हाई कोर्ट। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई की, उन्होंने लॉयर्स के आर्ग्यूमेंट सुने और फाइनली उन्होंने जो डिसीजन दिया वो हाई कोर्ट के डिसीजन के विपरीत था। दे फाउंड लक्ष्मण एंड हिज मदर गिल्टी। उन्होंने देखा कि लक्ष्मण और उसकी मदर जो है वो दोषी हैं, बट एक्विटेड द ब्रदर इन लॉ सुभाष, लेकिन उनके ब्रदर इन लॉ जो थे सुभाष वो क्या हैं, बरी दोष मुक्त हैं। दे डिड नॉट हैव इनफ एविडेंस, उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए वो बरी कर दिए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू सेंड द अक्यूज टू द प्रिजन फॉर लाइफ। और सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों को, लक्ष्मण और उनकी मदर को, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए या फिर यूँ कहें आजीवन कारावास के लिए भेज दिया, उनको सज़ा सुनाई। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपील के थ्रू एक डिसीजंस पर पहुंचते हैं, जो कोर्ट्स हैं वो डिसीजंस देते हैं। ये हमारा अपीलेट सिस्टम होता है जिसमें अगर एक पक्ष निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो उसकी ऊपर की अदालत में वो अपील कर सकते हैं, सुनवाई के लिए याचिका दायर कर सकते हैं।